ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, देखिए। हेलो, स्क्रीन अभी क्लियर है? प्लीज कंफर्म करेंगे शिल्पी जी। हाँ जी दिख रही बिल्कुल है। मैम, क्लियर आ रहा ये है। ना ओके, फुल नहीं दिखती, हाफ दिख रही है। हाँ हाफ ही रखी है मैंने अभी ना, एक एक पॉइंट समझाऊंगे ना इसलिए। ओके ठीक ओके। है, हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कैसे क्या करेंगे? हमने लास्ट टाइम कहाँ तक बात की थी? हमने सूर्य के बारे में बात की थी, चंद्रमा के बारे में बात की थी, मंगल और बुध के बारे में बात की थी। ठीक है, 4 प्लैनेट्स हमारे हो गए थे पिछली बार, पिछली क्लास में। याद है सभी को कि नहीं भूल गए? मैम, सिर्फ मंगल तक हुआ था। अच्छा, मंगल तक हुआ था, बुध नहीं हुआ था क्या? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, अब बुध कर लेते हैं। दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। ओके, देखिए, बुध के ग्रह की क्या विशेषता होती है? सबसे पहले इसका तत्व कौन सा है? बुध ग्रह का तत्व है पृथ्वी तत्व, है ना, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और लिंग कौन सा है? लिंग नपुंसक लिंग माना जाता है। एक्चुअली ना ये मेल में आता है ना फीमेल में आता है। इसको ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, राजकुमार माना जाता है। और जैसे पहले मैंने बताया था, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल है सेनापति, और बुध हो गए राजकुमार। ठीक है, तो इसलिए एक बच्चे हैं, और बच्चों को मेल फीमेल एज सच उनका कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए वो मतलब एक डिग्निफाई नहीं करते उनको किसी चीज से। इसी तरीके से जो बुध है उनको हम क्या लेते हैं? उनको हम नपुंसक की तरह लेते हैं। और स्वराशि कौन सी होती है? स्वराशि होती है बुध की मिथुन और कन्या। ठीक है, मिथुन और कन्या। उसके बाद उच्च राशि कौन सी होती है? उच्च राशि होती है कन्या, यानी कि बुध अकेला ऐसा प्लेनेट है जो अपनी पूरी की पूरी राशियों में केवल अपनी ही राशि में उच्च का होता है। ऐसा और कोई प्लेनेट नहीं है, बाकी प्लेनेट दूसरे के घर में, दूसरे के हाउस में जाकर के उच्च के होते हैं, केवल बुध ऐसा है। उसके बाद नीच राशि कौन सी है? तो कन्या से 7वीं राशि है मीन राशि, इसलिए बुध वहां पर नीच के हो जाते हैं। किस चीज के कारक माने जाते हैं? कारक माने जाते हैं बुद्धि के, संवाद के, संवाद यानी कि हमारी वाणी के, हमारे आर्ग्यूमेंट्स के, किस तरीके की हम बात करते हैं। ठीक है, और हमारी बुद्धि टाइम पर कितना चलती है, क्या हम जो है टाइम पे बुद्धि, जब हमें जहाँ जरूरत होती है, एग्जाम में जरूरत होती है, क्या हम वहां पर उतना भूल जाते हैं एग्जाम देकर को देख करके, या हमें चीजें याद रहती हैं? ठीक है, हम जितने हम बुक को एक बार पढ़ ले तो हमें जल्दी याद होता है, या उसको 10 बार पढ़ते रहे रात भर रटते रहो, पता चला सुबह की वापस से सब गायब। इस तरीके की बुद्धि है। प्लस हमारा आईक्यू लेवल कैसा है? खुद से सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का आईक्यू लेवल अगर बहुत अच्छा है, फटाफट जवाब देता है, फटाफट सारी चीजें एकदम से बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो एकदम से बस इसके तो एकदम मुंह पर ही सब कुछ रहता है ना, तो इस तरीके का अगर इंसान है तो आप समझ जाइए कि बुद्धि का बहुत तेज इंसान है। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए व्यापार पर। बुध क्या है? व्यापार भी देता है, व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, वैश्य वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अच्छा व्यापार अगर किसी का चलता है तो उसकी कुंडली में 2 ही ग्रह स्ट्रांग होने चाहिए, एक तो चंद्रमा और एक बुध, 2 ही ग्रहों को केवल देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में गुण कौन सा है इसका? तो ये सतोगुणी प्लैनेट माना गया है। सतोगुणी प्लैनेट जो होता है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, उसके क्या लक्षण होते हैं? सतोगुणी प्लैनेट यानी कि ना ही वो रजस में आता है ना ही तमस में आता है, सबसे ज्यादा देवता टाइप होता है। और इसकी एक और क्वालिटी है जो मैंने बताया भी था आप लोगों को, क्या? कि ये अगर अच्छे प्लैनेट के साथ कुंडली में बैठता है, शुभ ग्रहों के साथ अगर बैठता है तो शुभ फल देता है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है, पापी ग्रहों के साथ बैठता है तो ये पापी बन जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि बच्चा बुद्धि है, अपना दिमाग नहीं लगा पाता। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कि शुभ भी कहते हैं और अशुभ भी कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति, अच्छा एक और है, बुध को कभी भी अस्त का दोष नहीं लगता। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे कि बुध को
बाकी सभी ग्रह जब सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं कुछ डिग्री पर। वो डिग्री कौन सी होती है वो भी मैं आप लोगों को लिखाऊंगी। लेकिन बुध को कहते हैं कि बुध ज्यादातर टाइम अस्त रहते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए केवल उदय होते हैं। और इसलिए किसी की कुंडली में अगर बुध अस्त होते हैं तो उनको अस्त का दोष नहीं लगता, वो उतना ही रिजल्ट देते हैं जितने वो सामान्य होकर के देते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव देता है कि अगर मजबूत होता है बुध तो उसकी सोच बहुत तार्किक होती है। तार्किक यानी कि लॉजिकल बात करेगा पर्सन, आपको फटाफट जवाब दे देगा। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग जो है इतना फटाफट जवाब देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में जाते हैं। चंद्रमा सूर्य मजबूत होता है कॉन्फिडेंस से। और लेकिन केवल कॉन्फिडेंस हर जगह काम नहीं आता ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉजिकल बात करते हैं किसी भी चीज को। जैसे हम ज्योतिष ही पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष को अंधविश्वास की तरह नहीं समझा करके उसको साइंटिफिक सोच की तरह समझाएंगे कि देखो इसका साइंस से ये वाला लेना देना है ना, इसको इस प्लेनेट को हम इस तरीके से भी लेकर के चल सकते हैं। इसलिए ये तार्किक सोच देता है। आर्ग्यूमेंट्स में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। और अगर ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोर्ट में जाकर के खड़े हो जाए तो बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं, क्योंकि वकीलों का काम होता है आर्ग्यूमेंट्स करना। ठीक है ना। तो इस तरीके का इनका रहता है। और अच्छे संवाद करते हैं। अच्छे संवाद यानी कि जब बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छी बातचीत करेंगे। बहुत मतलब अपने आप को प्रूफ करते हैं। इनकी वाणी अच्छी होती है, वाणी पर बहुत पकड़ होती है, बातों पर पकड़ होती है, इसलिए अच्छे संवाद करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे जो नेता होते हैं ना, जिनको सुनने में बहुत मजा आता है। जैसे मुझे, मेरी जो अभी तक की बहुत अच्छी नेता रही है, मुझे सुषमा स्वराज जी का सुनना बहुत पसंद था। सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छे लॉजिकल, बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। उनके आप वो देखेंगे भाषण भी सुनेंगे जब, तो वो संसद में उनके जो भाषण है बहुत अलग है। ऐसी अटल बिहारी वाजपेयी, कविताएं बोलना, कविताओं से संवाद के थ्रू अपनी बात कहना, है ना, शेरो शायरी के थ्रू अपनी बात सुनाना। तो ये क्वालिटीज बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन जिनमें पाई जाती है उनको देख करके आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का बुध कुंडली में बहुत मजबूत है। ठीक है। यानी ये लोग ज्यादा फास्ट नहीं बात करते हैं, सोच के समझ के। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देंगे। लेकिन एक बात है, अगर इस पर पाप ग्रह की दृष्टि होती है या ये किसी और पाप ग्रह के साथ बैठता है तो ये वाणी को खराब भी करता है। अगर ऐसे लोग जो है कुछ भी बोल जाएं, जैसे अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंट का वो हुआ है ना सोशल मीडिया पर, रणवीर अलाहाबादिया वाला, हाँ। किसी को पता है ना? तो वो क्या हुआ है, उसका रीजन था कि जो बुध था, बुध मतलब एक्चुअली सूर्य ने उसको नेम फेम सब कुछ दिया। ठीक है ना। तो उस पर सामने से राहु की दृष्टि आ रही थी। जैसे ही राहु की दृष्टि आई और कॉम्बिनेशन में बुध आया, यानी कि दशा अंतर दशा में आए, तो जबान फिसली, गलत तरीके से बोला। एंड जो भी सोशल स्टेटस था, जो भी इतना कुछ कमाया था, सब कुछ 1 मिनट में बर्बाद हो गया। ये होता है खराब प्लेनेट का रिजल्ट। ठीक है ना। केवल किस वजह से? जबान फिसल गई, खराब बोल दिया आपने, सोचा नहीं बोलने से पहले, है ना। ये होता है। ठीक। गॉट इट। हाँ। हाँ। कमजोर बुध क्या देता है? कमजोर बुध भ्रम की स्थिति देता है। भ्रम की स्थिति मतलब इंसान कंफ्यूज रहेगा, सोचता ही रहेगा हमेशा, या ये बोलूं, अच्छा ठीक है अब मैं वहां जाऊंगा, मेरा मेरा क्या है, मेरे को स्पीच देनी है, तो स्पीच में मेरे को ये बोलना चाहिए कि ये बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे लिए, क्या रास्ता ठीक है, मेरे पास 2 जॉब्स के ऑफर है, मेरे को कहाँ पर जाना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट वो ज्वाइन करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको लगेगा कि नहीं यार ये नहीं, वो वाला कर लेता तो ज्यादा बेटर होता। ये भ्रम की स्थिति होती है। ठीक है। निर्णय लेने में कठिनाई होती है ऐसे लोगों को, मतलब कि दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर्स। ये लोग अच्छे डिसीजन मेकर, अच्छे निर्णायक नहीं होते हैं। ये लोग अपने लिए भी निर्णय नहीं ले सकते, और अगर कोई दूसरा इनसे पूछ मतलब पहुंच जाए इनके पास में कि यार मेरे को ये चीज सजेस्ट कर दो, तो उसके लिए तो और बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि जो इंसान अपने लिए नहीं अच्छा सोच सकता
वो दूसरे को तो क्या ही रास्ता दिखाएगा। ठीक है, ये होती है कमजोर बुध की निशानी। प्लस इसमें एक और जोड़ लीजिएगा आप लोग जब अपने नोट्स बनाएंगे, लिख लीजिए कॉपी में, लिखिए कि कमजोर बुध वाणी को खराब करता है। ऐसे लोगों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कमजोर होती है, वीक इन मैथमेटिक्स। जो बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं, मैथ्स देख करके डर जाते हैं, उनके साथ में यही होता है कि उनका बुध बहुत अच्छा नहीं बैठा होता। लिख लिया? लिख लीजिए। हाँ। हो गया, सभी का हो गया? बाकी कहाँ गए भाई सब? अभिषेक जी, अंकिता जी कहाँ गए? हो गया मैम। हो गया ना, ठीक है ठीक है। अभिषेक जी आपका? यस मैम। ओके ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ो। नहीं। हाँ जी। ठीक है, संबंधित भाव और महत्व मैं आपको अलग से बताऊं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्लेनेट जो है गुरु। गुरु क्या करते हैं? गुरु है हमारे देवताओं के गुरु, ठीक है ना। इनकी इमेज बहुत अच्छी है। इनका तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व यानी कि ये अकेले बाकी जो ये है हमारे ग्रह है, वो क्या करते हैं? वो बाकी तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो गुरु है वो अकेले आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, आकाश को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि एकमात्र जीव है ना, इसको जीव ग्रह कहा गया है। जीव क्यों कहा गया है? ये कहते हैं कि ये कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन पर बैठे हो, कितने भी बुरे हो, मतलब कितना भी बुरा हो, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा कर जाते हैं व्यक्ति के लिए, इसलिए इनको जीव प्लैनेट कहा जाता है। कहते हैं कि ये कुंडली को जीवा देते हैं। जीवा देते हैं मतलब उसको जिंदा कर देते हैं। अगर अकेला कोई प्लैनेट का अच्छा नहीं बैठा, केवल गुरु ही स्ट्रांग बैठा है, उच्च का बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो गुरु जो होता है वो पूरी कुंडली को जो है स्ट्रांग कर देता है। उसके गुड रिजल्ट्स देने के लिए केवल अकेला गुरु ही काफी होता है। प्लैनेट्स में के बारे में जब हम जानेंगे ना, उसके स्वरूप जब मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगी आप लोगों के, तब आप लोगों को पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लिंग में क्या है? पुरुष लिंग का है। स्वराशि, स्वराशि कौन सी है? धनु और मीन। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए याद है बच्चों? मैम। याद है, 9 और 12। ठीक है। दीपिका जी, शनि की राशि कौन सी है? शनि की कुंभ और मकर मैम। मकर और कुंभ। हाँ, मकर मकर और और कुंभ कुंभ। है ना, 10-11 है ना। हाँ। पहले मकर है फिर कुंभ है। अंकिता जी, अंकिता यस जी मैम। आपने क्या लर्न किया है? आपने लर्न की है राशियां? जी मैम। ठीक है, चंद्रमा की राशि बताइए। चंद्रमा की राशि कर्क है मैम, चौथा। चंद्रमा का तत्व कौन सा है? मैम तब तो मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने आपको वीडियोस भेजे थे ना, और आपको इनफैक्ट वो पीपीटी भी भेजी थी कि आप इसे देख करके बना लीजिए। जी जी। तो आपने नोट्स नहीं तैयार किए अभी इस बीच में? 3 दिन का गैप था। अभी मैम नोट्स तो नहीं तैयार हुआ है। नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है ना। आ, ऐसे हाँ, ऐसे नहीं चलेगा है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में मेरे को आपके नोट्स तैयार चाहिए पूरे, और सारा पढ़ा हुआ होना ओके चाहिए जो मैम। मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, ठीक है ना। ओके मैम। क्योंकि मैं कहीं से भी कुछ भी ओके पूछ मैम। लूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, चलिए। कारक किस चीज के हैं ये? कारक है धर्म के, ज्ञान। अब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कारक है किस चीज के? धर्म के। धर्म के कारक क्यों है? धर्म के कारक इसलिए है कि ये कहते हैं कि जिसका गुरु मतलब एक धार्मिक ग्रह है, जिसका भी गुरु अच्छी जगह पर बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, धर्म कर्म करने वाला होता है। प्लस कुंडली में ये धर्म स्थान के स्वामी है। धर्म स्थान के स्वामी कैसे हैं? अभी इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो
अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज की क्लास आपकी 10 बजे तक रहेगी और कल भी क्लास 8:30 से 10 होगी। परसों की क्लास नहीं है क्योंकि 2 दिन के लिए एक्चुअली परसों और मंडे को मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है ना? ठीक है, तो जो भी कोर्स ओके होगा मैम। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन आज और कल हम पूरा पढ़ेंगे। लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, सब लोग 8:30 तक जुड़ जाइएगा। ओके। तो और संडे को आप फिर से एक बार वीडियो सेंड कर दीजिएगा। संडे को नहीं, मैं आज का आज ही भेज दूंगी और कल के कल ही भेज दूंगी। संडे को क्या होगा बताइए? कल ही पढ़ाएंगे। वो संडे को जो आगे का 2 क्लास है उसका वीडियो मैं मांग रही थी। आगे का कौन सा क्लास है? फर्स्ट और सेकंड का वीडियो। फर्स्ट और सेकंड का नहीं बना था एक्चुअली, मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी उसमें। तो उसका मैंने जो ओके पढ़ाया था मैम। वो पीपीटी आपको भेजा हुआ है, वो देखिएगा। ओके ओके है ना? हाँ, फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके। ठीक है, और कोशिश किया करिए आपकी व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करिए अंकिता जी, एक्चुअली उतना टाइम नहीं हो पाता ना। थोड़ा सा व्यस्त रहती हूँ, घर परिवार भी है और भी कुंडली वगैरह देखना रहता है ना, बहुत काम रहता है, तो मैं कॉल नहीं ओके उठा मैम। पाती। ठीक है ना? ओके हाँ ओके। हाँ जी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। कारक किसके हैं? धर्म के कारक हैं। धर्म के कारक हैं, धर्म को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो अगर कुंडली में गुरु गलत जगह पर बैठ जाते हैं, त्रिक भावों में फंस जाते हैं, या गलत प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं, या पाप प्लैनेट के साथ की दृष्टि उनके ऊपर पहुंचती है, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धर्म की जगह अधर्म में की तरफ जाने लगता है। ठीक है ना? लेकिन धर्म का ही इनको प्रतीक माना जाता है। ज्ञान की कारक है, ज्ञानी है, गुरु है, इसलिए इनके पास बहुत ज्ञान है। ठीक है? संतान के ये कारक माने गए हैं। संतान जो देता है कुंडली में वो गुरु देता है। जब भी कुंडली में कोई भी आपके पास प्रश्न आता है कि मुझे संतान होगी या नहीं होगी, तो उस समय पर गुरु की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, गुरु कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ से देख रहे हैं, संतान भाव से इनका क्या संबंध बन रहा है, वो सब के लिए हम गुरु को देखते हैं। गुण क्या है इसका? गुण है ये सत्वगुणी प्लैनेट है। गुरु बुध भी सत्वगुणी प्लैनेट थे और गुरु भी हमारे सत्वगुणी प्लैनेट है। ठीक है, यानी कि कोई बुरी हैबिट्स इनमें नहीं होती, ये देवता स्वरूप के ग्रह हैं। प्रभाव क्या होता है इनका? मजबूत गुरु अगर है कुंडली में तो आध्यात्मिकता देता है, आसक्ति देता है, धर्म की तरफ बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति का जो है वो कितना भी बिजी होगा, लेकिन अपनी पूजा पाठ के लिए टाइम निकाल ही लेता है। उसका रूटीन पक्का रहता है कि अगर मेरे को सुबह इतने बजे नहा करके इतने बजे स्नान करके पूजा पाठ करनी है तो उसको करनी ही है, चाहे तबीयत खराब है, चाहे किसी भी परिस्थिति में वो है। लेकिन चूंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसको लगता है कि मेरा बहुत कुछ छूट गया, आज का मेरा दिन इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो जो गुरु प्रभावित होते हैं वो ऐसा भी करते हैं कि जब तक वो स्नान ध्यान करके पूजा पाठ नहीं करते, चाहे कितना भी समय हो जाए दिन भर में, कुछ खाते भी नहीं है, अन्न ग्रहण नहीं करते। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ज्ञान, ज्ञान के कारक है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। किसी की कुंडली में अगर गुरु अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन और खराब पोजीशन वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ज्ञान के अगर गुरु अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को देख करके ये कहा जा सकता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं। उस ऐसे लोगों को पढ़ने की बहुत हैबिट होती है, बुक्स पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजों पे रिसर्च करते रहेंगे, और खोजते रहेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक उनके सामने आ गया तो जब तक वो उसके बारे में पूरा ढूंढ नहीं लेते, पूरी रिसर्च नहीं कर लेते, तब तक ऐसे लोगों को चैन नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो गुरु किस चीज के कारक है? आध्यात्मिकता। अगर मजबूत गुरु है तो आध्यात्मिकता भी देता है और ज्ञान भी देता है। लेकिन अगर कमजोर गुरु है तो नैतिक पतन देता है। नैतिक पतन का मतलब है सामाजिक स्थिति को खराब कर देता है। ऐसे ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो उसका समाज में कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं रहता। लोग उसको मानते नहीं है। कहीं ना कहीं से वो डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है मतलब जैसे कि बहुत जेल जाना जैसे काम होते हैं अगर गुरु कमजोर होता है तो। क्योंकि नैतिक पतन जो होता है, मोरल वैल्यूज से व्यक्ति डाउन हो जाता है। ठीक है? और अच्छी सोच नहीं पाता है, अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता है, जुए सट्टे की लत लग जाती है ऐसे व्यक्तियों को, ये भी कहा जाता है। और
धर्म की जगह अधर्म करने लगता है। बल्कि कुछ जगह तो ये भी देखा गया कि गुरु का अगर राहु के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है तो व्यक्ति अपना धर्म तक चेंज कर लेता है, धर्म परिवर्तन भी कर लेता है। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं नैतिक पतन का शिकार हो जाता है। आलस्य आता है उसके अंदर। गुरु कमजोर होता है तो व्यक्ति को आलसी बनाता है। जैसे ऐसे गुरु प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं थोड़े से गोल मटोल टाइप के मिलेंगे आपको, शरीर उनका इस तरीके का होगा, खास करके गुरु की दशा में। तो क्या होता है कि आलस्य भी आ जाता है, मतलब वो सोचेंगे कि भले ही उस चीज के पास ही बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी दूसरे को बता देंगे कि आना जरा एक गिलास पानी देना, भले ही पानी पास ही रखा हुआ है। इतने आलसी तक इनको देखा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ। ओके, आगे बढ़ो। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र है चमक। शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जरी। शुक्र हमारे इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मुझे ये भी मिल जाए, मेरे पास बड़ा सा घर हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, लंबी सी गाड़ी हो, कम से कम 3-4 हो, और जगह जगह फ्लैट्स हो, घर हो। इस तरीके की जो लाइफ होती है, जो सोच होता है, कैश फ्लो, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, गोल्ड इकट्ठा करना, ये सब कौन देता है? ये सब शुक्र देता है। ठीक है, स्त्री की कुंडली में शुक्र जो होता है वो लग्जरी देता है, लक्ष्मी भी इसको कहा जाता है। और ऋषि भृगु के ये पुत्र हैं। और इसको जो है अगर पुरुष की कुंडली में अब स्त्री के साथ उसके कैसे संबंध रहेंगे तो उसके लिए शुक्र की को देखा जाता है। ठीक है, अपनी उसकी पत्नी के साथ। तत्व, तत्व कौन सा है इसका? जल तत्व है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग का माना जाता है इसको। इसीलिए कहते हैं कि स्त्रियों को ये सपोर्ट भी करता है और स्त्री को रिप्रेजेंट भी करता है। स्वराशि, स्वराशि। अच्छा एक बात और बता दूं, जो भी बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस होती हैं, बहुत हाई लेवल पे जो महिलाएं होती है, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में रहती है, जो बहुत चमक में रहती हैं, चमक चांदी, जैसे नीता, काइंड ऑफ नीता अंबानी, या जैसे दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, बहुत लाइमलाइट में रहती है। मतलब मोस्टली ये हीरोइंस तो होती ही हैं क्योंकि उनका शुक्र स्ट्रांग होता है, तभी वो मॉडलिंग और एक्ट्रेस जैसे कामों में आती हैं। ठीक है ना, लेकिन ये ज्वेलरी का बिजनेस भी अगर ऐसे प्रभावित लोग करते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है उससे। और स्त्रियों को ये रिप्रेजेंट स्पेशली करता है कि जो भी महिला जो है नॉर्मल से उठ करके आगे आती है तो ऐसे में उसका शुक्र देखना चाहिए। ऐसी महिला शुक्र प्रभावित स्त्रियां जो होती हैं सुंदर होती हैं, अच्छा बोलने वाली होती हैं और दूसरों को भी प्रभावित करने वाली होती है। स्वराशि क्या है? स्वराशि है वृष और तुला, दो राशियों का ये स्वामी है। एक 2 नंबर राशि का और एक 7 नंबर राशि का। उच्च राशि कौन सी है? उच्च राशि है मीन। मीन किसकी राशि है? मीन गुरु की राशि है। तो शुक्र कहाँ जाकर के उच्च के होते हैं? गुरु के घर में। ये कौन है? इनको दैत्य गुरु भी कहा गया है। दैत्य गुरु यानी के असुरों के गुरु, राक्षसों के गुरु। ठीक है ना, तो उसका कारण ये है कि राक्षस, मतलब जब देवता और दानवों के बीच लड़ाई होती थी तो देवता जो थे वो किसी भी हेल्प के लिए गुरु के पास जाते थे, जो उनके गुरु, गुरु बृहस्पति। ठीक है ना, और इनको बेसिकली दोनों को मंत्रियों का दर्जा दिया गया है। लेकिन गुरु बृहस्पति को देवताओं का मंत्री या देवताओं का गुरु कहा गया है और शुक्र को राक्षसों का। तो शुक्राचार्य को हमेशा ये आभास, ये बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। इनफैक्ट मृत संजीवनी विद्या जो है, यानी कि मरे हुए को जीवित करने वाली जो विद्या है वो किसी के पास नहीं है। एकमात्र आज तक यही इंसान हुए हैं जिनके पास वो विद्या पाई गई। तो क्या हुआ कि इनको फिर ये लगने लगा कि ये देवता तो चले जाते हैं बृहस्पति के पास में, मैं भी तो गुरु हूँ, मेरे पास तो कभी सलाह लेने नहीं आते। तो क्या हुआ कि इनको बैड फील होने लगा, इंसल्ट फील होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जा करके राक्षसों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि वहां तो मेरी बहुत इंसल्ट होती है और मैं ऐसा कर मैं ये उनकी तरफ चले गए। इंद्र ने इनको अपमानित किया तो ये उस तरफ चले गए। वहां जाकर के इन्होंने राक्षसों को जीवित करना शुरू किया, जो मर जाते थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उनको चालबाजियां सिखा दी कि अब तुम इस तरीके से करो, इंद्र का शासन कब्जा लो। तो बहुत सारी चीजें, इस वजह से कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितना गुरुदेव बृहस्पति को मिला। क्योंकि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति
भले ही आप कितने ही ज्ञानी हैं, जैसे रावण के विषय में ये कहा जाता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, वो कितने ज्ञानी थे, कितने महान पंडित थे, कितने बड़े कर्मकांडी थे, सबसे बड़े आज तक जो शिव भक्त हुए हैं वो नंबर 1 थे उसमें। और सबसे बड़े ज्योतिषी थे वो, और जितना ज्ञान उनको था ज्योतिष का उतना किसी को नहीं था, जितनी ताकत उनके पास थी उतनी किसी के पास नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपकी नीयत अच्छी नहीं है, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है, यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप बहुत सारे लोगों से डाउन है। बहुत सारे मतलब आपको उस तरीके से नहीं वो सम्मान दिया जा सकता जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है। और ये कहते हैं यही राम और रावण में यही अंतर है। राम के साथ में हो सकता है उतना जो है उनको इस सब चीजों का उतने ज्ञानी नहीं रहे हो जितने कि रावण थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम राम को श्री राम कहते हैं, भगवान राम कह करके उनकी पूजा करते हैं, और रावण को का पुतला दहन करते हैं हर बार। यही होता है कारण कि बुरी सोच और उसके बुरे रिजल्ट, है ना, बुरी नीयत, तो ये होता है। इसीलिए शुक्राचार्य और जो है गुरु बृहस्पति में यदि कंपेयर किया जाए तो गुरु बृहस्पति जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन शुक्र देखिए, शुक्र किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लस्ट को, प्रेम को, सौंदर्य को, है ना, विवाह को, इस इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका गुरुदेव बृहस्पति का मानना ये है कि जीवन में आप अगर सब कुछ कर लीजिए, अगर आप धर्म के रास्ते पर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इनका ये कहना है कि धर्म तो ठीक है, धर्म के रास्ते पर भी इंसान हो जाता है, लेकिन ये चीजें भी जरूरी है जीवन में। ठीक है। कारक कौन है, कारक किसके हैं, ये कारक प्रेम के हैं। प्रेम विवाह के लिए इनको देखा जाता है। कोई पुरुष अपनी स्त्री से कितना प्रेम करेगा उसके लिए इनको देखा जाता है, शुक्र की स्थिति देखी जाती है। सौंदर्य के लिए जैसे मैंने बताया कि शुक्र प्रभावित स्त्रियां या शुक्र प्रभावित पुरुष सुंदर होते हैं। विवाह जो है, विवाह के लिए भी इसको देखा जाता है, शुक्र की स्थिति देखी जाती है। और जब शुक्र डूबे होते हैं तो ये अक्सर बोला जाता है कि इस समय तारा डूबा है तो शुभ कार्य नहीं किए जाते। जैसे कि लड़की अगर शादी हो गई है तो विदा नहीं करेंगे, अगर मायके में है तो ससुराल नहीं जाएगी जब तक कि शुभ तारा जो है वो उदय नहीं होगा। अब अगर अपने ससुराल में है तो मायके नहीं जाएगी। कि 16 संस्कार जो भारतीय सनातन संस्कृति में कहे गए हैं वो नहीं होते हैं। तो बहुत कोई भी शुभ कार्य, विवाह नहीं होता है, नई दीक्षा नहीं ली जाती, है ना, तो बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं जब शुभ, यानी इसको बोलते हैं तारा डूबा हुआ। ठीक है। और इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और भी हम कारकत्व पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को पूरा स्वरूप समझाऊंगी ग्रहों का, उस समय बहुत सारी चीजें बताऊंगी। गुण क्या है इसका, गुण है राजसी गुण, राजस गुण के हैं, ये रजस गुण के हैं। रजस का मतलब है कि क्या बताया था उसने रजस के बारे में, बताइए कौन बताएगा, बताइए। कहाँ गए मैम सारे, मनुष्य सॉरी, मनुष्य गुण। हेलो, हेलो। हाँ जी बताइए दीपिका जी। और रजस यानी मनुष्य गुण के जो भी क्वालिटीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य यानी के देवता और राक्षसों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। वो रजस होता है या तमस होता है, पहले ये बताइए। एकदम मेरी बात से रज एग्री कर गई ना, कॉन्फिडेंस नहीं है ना अभी। नहीं, रजस है, राक्षस तो तमस है ना। हाँ बिल्कुल। तो रजस कौन है, रजस मनुष्य है ना, क्योंकि मनुष्य में कौन से गुण पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं देवता वाले भी और राक्षसों वाले भी। ठीक है ना। तो जब ये ज्ञान देने पर आते हैं, जब ये हमें कुछ सिखाने पे आते हैं, जैसे ज्योतिष का सबसे अच्छा कारक शुक्र को माना जाता है। बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं, गुरु भी है, सूर्य भी है, और बुध भी है। लेकिन अगर शुक्र किसी का स्ट्रॉन्ग है, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, या लग्नेश है यानी प्रथम भाव में बैठा हुआ है, या सेकंड में बैठ करके अष्टम को देख रहा है, तो ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जब ज्योतिषी बनते हैं ना, तो वो टॉप के बनते हैं यानी कि क्योंकि मृत संजीवनी विद्या के स्वामी माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति, शुक्र प्रभावित व्यक्ति, यदि किसी
अस्पताल जाते हुए व्यक्ति को की सेवा करते हैं, या उनके घर में कुछ लोग अगर बीमार है और उनकी सेवा ऐसा व्यक्ति करता है, तो ये कहा जाता है कि वो उसको जीवित तक भी कर देते हैं, दूसरा जीवन भी प्रदान कर देते हैं। इतनी इनके अंदर ताकत होती है। ठीक है। प्रभाव क्या है? मजबूत शुक्र अगर होता है तो हमें वैभव देता है, बहुत आलीशान जिंदगी रहेगी, आलीशान जीवन रहेगा, सब कुछ हमारे पास होगा। सुख सुविधाएं देता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देता है, लग्जरी गाड़ी, बंगला, मकान, फ्लैट, सब चीजें मिलेंगी हमको। कमजोर शुक्र क्या करता है? ऐसे व्यक्ति के विवाह में समस्याएं देता है, जिसका भी कमजोर शुक्र है। विलासिता में अति देता है। विलासिता में मतलब अगर कमजोर होगा शुक्र तो व्यक्ति बहुत भोग विलासों का जीवन जिएगा, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन कार्यों से हमें बचना चाहिए, वो उसमें इन्वॉल्व होता जाएगा, और इनफैक्ट उसको पता भी होगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो करेगा। ये होती है कमजोर शुक्र की निशानी। ठीक है ना। ऐसे लोग जो होते हैं, जो कमजोर शुक्र जिनका होता है कुंडली में, उनको अगर वो बहुत ज्यादा मांस मदिरा वाले हैं, बहुत ज्यादा घूमने फिरने जाने वाले, घूमने फिरने इन द सेंस की गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, या महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो कमजोर शुक्र की निशानी माना जाता है। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी का? सब समझ में आ जाता है, इतने अच्छे बच्चे हैं, मैं क्या बताऊं। बस मेरा तो मन करता है कि बस तारीफ ही करती रहूं, इन बच्चों की पढ़ाना छोड़ दूं। क्या कहते हो? कहाँ गए? जी मैम। आगे समझ में अभिषेक जी? क्लियर है? जी मैम। ठीक है। दीपिका जी? हाँ मैम, जितना आपने समझाया उतना तो समझा। ओके। अंकिता जी? जी मैम, समझ में आया है। समझ में आया, ठीक है। और कौन जुड़ी है हमारे साथ? वो आ गई क्या? प्रांशी जी? प्रांशी जी है ना? प्रांशी जी कभी जवाब नहीं देती है। ऑलराइट, शनि की हम बात करते हैं। ठीक है। शनि क्या है? शनि कैसा प्लेनेट है उसके बारे में जानते हैं। शनि का तत्व है वायु तत्व। शनि का लिंग है नपुंसक लिंग। देखिए नपुंसक ज्यादातर जो प्लेनेट है वो पुरुष या स्त्री में बटे हुए हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो नपुंसक हैं। कौन से पढ़ा अभी हमने? एक तो ऊपर, कौन बताएगा? बुध। बुध। यस। नपुंसक में एक तो बुध आता है और दूसरा आता है शनि। ठीक है। स्वराशि स्वराशि क्या है इसकी? मकर और कुंभ, दो राशियां होती है। उच्च राशि कौन सी है? तुला राशि उच्च की राशि होती है। और नीच राशि कौन सी है? नीच राशि है मेष राशि। कारक किसके हैं? ये कारक है अनुशासन के, संघर्ष के, न्याय के। ठीक है। अनुशासन, अनुशासन यानी कि जो मतलब व्यक्ति के अंदर जो डिसिप्लिन आता है वो किससे आता है? वो शनि से आता है। ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति आपको आसपास में दिखता है कि ये अनुशासित है, कैसा है, मतलब अगर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत समय से टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, टाइम से खाना खाता है, ये कौन देता है? ये शनि देता है। और शनि कैसे देता है? जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो आर्मी ऑफिसर्स की को रिप्रेजेंट कौन करता है? मंगल ग्रह करता है। लेकिन डिसिप्लिन कौन देता है उनके अंदर? वो सैटर्न देता है। ठीक है ना। तो अनुशासन कौन देता है? सैटर्न। उसके बाद संघर्ष, हमारे जीवन में जितना भी संघर्ष होगा, जितना भी हम अपने कर्मा के लिए, अपने अधिकारों के लिए, हर किसी भी चीज के लिए हम संघर्ष करेंगे। कुछ वो संघर्ष कैसा भी हो सकता है, केवल कर्म का संघर्ष नहीं होता जीवन में। इनफैक्ट जीवन जीने का भी संघर्ष होता है। कुछ लोग तो हमेशा अपनी रोग बीमारी से ही संघर्ष करते रहते हैं कि किस तरीके से मैं स्वस्थ हो जाऊं जल्दी, और किस तरीके से मैं अपना कार्य शुरू करूं, है ना। तो ये जो संघर्ष होता है किसी भी तरीके का, ये कौन देता है? ये शनि देता है। क्यों? क्योंकि शनि को कर्मों का देवता माना गया है, नर न्याय का देवता माना गया है। कर्म कुंडली में जो कर्म का स्थान है, जो हमारे क्या नाम है, कर्म का जो स्वामी माना गया है, जो देवता माना गया है, वो जो विभाग माना गया है, वो किसको दिया गया है? वो शनि को दिया गया है। और कहते हैं कि अपने कर्मों के हिसाब से ही उसकी
आयु, उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और वो कौन करता है? वो शनि करता है। न्याय, न्याय के देवता माने जाते हैं, इसीलिए जो कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं उनके हाथ, उनको देखा होगा आपने, उनको ये कहा जाता है कि न्यायाधीश जो होता है वो शनि का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। कहते हैं कि जिस तरीके से न्याय शनि देव करते हैं किसी भी व्यक्ति के कर्मों का, उसी प्रकार से कोर्ट में उपस्थित अपराधी है या नॉन अपराधी है, जो भी व्यक्ति होगा, उसके जीवन का, उसके कर्मों का न्याय कौन करता है? न्यायाधीश करता है, और इसीलिए उसे शनि का रिप्रेजेंटेटिव भी माना जाता है। इसके अलावा न्याय के लिए और कौन फाइट करता है? न्याय के लिए फाइट करते हैं वकील। वो कोशिश करते हैं, भाई मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अच्छे एडवोकेट्स होते हैं, जो जैसे अभी वो है ना, एक जैन है ना जिन्होंने अयोध्या और मथुरा का रिट फाइल की ना, और उसमें जीते भी हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा, जैन जैन करके है, मैं बताऊंगी उनका नाम आपको। तो इस तरीके के वकील भी होते हैं कि जो एक्चुअली में न्याय के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। गुण क्या है इनका? तमोगुणी है। अब तमोगुणी कौन बताएगा मुझे? कौन बताए? अभिषेक जी, क्या होता है तमस गुण, बताइए। मांस मदिरा का सेवन करने वाला। राइट, ऐसा व्यक्ति मांस मदिरा का भी सेवन करता है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी तरीके का गलत काम कर सकता है और उसको इस चीज का कोई पश्चाताप भी नहीं होता। प्रभाव क्या होता है कुंडली पर या हमारे जीवन पर? अगर मजबूत होता है शनि, तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति परिश्रम करता है, ठीक है, परिश्रमी होता है, अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ हासिल करने का का परिश्रम करता है, सब कुछ हासिल करने की उसकी इच्छा होती है और कोशिशें करता रहता है। तो जो भी आपको बहुत मेहनती लोग मिले ना, वो क्या होते हैं? वो शनि प्रभावित व्यक्ति होते हैं। स्थायित्व, स्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी कौन देता है? स्टेबिलिटी ये देता है, शनि देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, स्टेबिलिटी से मुझे याद आया कि जब हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में जब लूशो ग्रिड बनाते हैं, तो एक जो खाना होता है उसके अंदर वो बनता है, नीचे 8 नंबर होता है, बीच में 5 नंबर और कॉर्नर पर 2 नंबर। तो ये वाला जो ग्रिड होता है वो ये बताता है कि आपका अपना मकान होगा, या आप किराए के मकान में रहेंगे, या आपको कौन से फ्लोर पर रहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर रहना चाहिए, या आपको फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहिए, या सेकंड फ्लोर पर रहना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि अगर 8 नंबर नहीं है उसके अंदर, आपके लूशो ग्रिड के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को जमीन का घर नहीं बनाना चाहिए, इनफैक्ट अपना खुद का घर नहीं बनाना चाहिए। उनको फर्स्ट फ्लोर के खरीदे हुए घर में, यानी कि कोई फ्लैट वगैरह लेकर के उसमें रहना चाहिए। ये होता है स्थायित्व। स्थायित्व क्या है कि अगर मैम ये आप, टॉपिक फिर से बताइएगा। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं आपको बना के दिखाती हूँ इनफैक्ट। हम लोग, आप सब एग्री है? मैं थोड़ा सा समझाऊं क्या इस बारे में? हाँ जी। ओके, मैं करती हूँ। देखिए, ये स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? हाँ मैम, कुंडली वाली ना। ओके, ठीक है। अब आप देखिए, मैं ना यहाँ पर एक ग्रिड बना रही हूँ। ये लूशो ग्रिड होती है, ये बनती है न्यूमरोलॉजी के लिए। यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम नंबर्स भरते हैं, वो नंबर्स जब आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ना तब बताऊंगी मैं कहाँ से आते हैं। 4, और ये फिक्स होते हैं नंबर्स, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये राहु का नंबर है, ये मंगल का नंबर है, ये मून का नंबर है। 3 जो है गुरु का नंबर है। 5 कौन है? 5 है हमारे बुध, जो हमेशा हम, ये हमारा एक घर से भी आप इसको मान सकते हैं कि ये घर है। घर का जो ये ब्रह्म स्थान है वास्तु के हिसाब से अगर देखें तो वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर हो गया हमारा कौन? केतु। 8 नंबर हो गया सैटर्न। 1 हो गया हमारा सूर्य, और 6 नंबर हो गया शुक्र। सारे प्लैनेट्स आ गए।
अब क्या होता है, ये कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में ये नहीं है, ये वाला जो है ये क्या है, वो है खाली है। अब मैं खाली बताती हूँ आपको कैसे हो गई। ये खाली हो गया। कहते हैं कि अगर किसी की चार्ट में ये नंबर खाली है, और भी बहुत सारे खाली हो सकते हैं, लेकिन अगर ये स्पेशली खाली है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ग्राउंड यानी जमीन का घर नहीं बनाना चाहिए, उसको फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? हाँ जी। है ना, उसको फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी हमने कुंडली से जाना क्या है, कि स्थायित्व नहीं देता है। अगर आप अपना घर बनाएंगे भी तो भी क्या होगा, तब भी आपको वो बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसमें रह नहीं पाएंगे, आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थायित्व नहीं देगा आपको। वहां रहने का के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं देगा। आप घर बनाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ भी। खराब शनि है तो बहुत कुछ खराब करता है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। शनि अगर कमजोर है तो क्या देता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है। लग्न में अगर शनि बैठा है किसी की कुंडली के, तो आप बिना आंख बंद करके बता दीजिए कि भाई ये व्यक्ति महालसी होगा। महालसी क्यों होगा? ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है कि अगर उसकी टेंडेंसी होती है कि अगर वो काम करने पे आ जाए तो बहुत काम करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन 4 दिन बाद वो कहता है कि बस भाई अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, अब मेरे को 8 दिन का आराम चाहिए कम से कम। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ये वाले। और आलसी भी ऐसे वाले कि मतलब अगर वो एक ब्लैंकेट के अंदर घुसे हैं ना, तो वो घुसे ही रहेंगे, वो बिना नहाए वही बेड पे खाएंगे, सब कुछ वही करेंगे, और उनको उठना नहीं होता। इस तरीके के मैम मेरे महाआलसी भैया इंसान जैसा। होते हैं। अच्छा, ओके। देखिए एग्जाम्पल भी आ गया हमारे सामने। ठीक है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत आलसी लोग हैं, क्या बताऊं बस। उसके बाद असफलता, असफलता देता है कमजोर शनि। असफलता क्यों देता है? क्योंकि व्यक्ति बहुत स्ट्रगल भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी असफलता प्राप्त करता है, क्योंकि शनि की स्थिति कमजोर है। ठीक है ना, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत प्री भी देंगे, मेंस भी क्लियर करेंगे। माइक म्यूट कर दीजिए, किसका माइक अनम्यूट है। तो लोग बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी का वो क्लियर हो। लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करता है कि कहीं ना कहीं असफलता देता है। ये हो गई शनि की टेंडेंसी। अब हम आ गए राहु पर। शनि तक किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। मैम एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे बताइए। ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस अलग अलग होती है या सेम ही होती है या कुछ डिफरेंसेस होते हैं? प्रिडिक्शन तो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। मैं तो ऐसा करती हूँ, जब मैं कुंडली देखती हूँ ना, स्पेशली मैच मेकिंग के लिए मैं आपको बताऊं, जब मैं कुंडली मिलान करती हूँ ना किसी की शादी के लिए, तो मैं हर तरीके से देखती हूँ। मैं ऐसे भी देखती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मिलाती हूँ उनका, कि कितने गुण मिल रहे हैं, और गुण भी कौन कौन से मिल रहे हैं, ये सब चीजें भी होती हैं। कौन कौन से गुण मिल रहे हैं, इनमें से कौन से गुण मिलने जरूरी है, जो मिल रहे हैं, जो जरूरी नहीं है उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से तो मैं पूरा देखती ही हूँ। प्लस दोनों के लग्नेश अष्टमेश मित्र शत्रु हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं देखती हूँ। इसके अलावा मैं ये भी देखती हूँ कि कौन आए थे अभी कॉल ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, करनी चाहिए, ओके। उसके अलावा मैं ये भी देखती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका कनेक्शन कैसा है, यानी कि नंबर्स इनके क्या कहते हैं। जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि न्यूमरोलॉजी में, कि एक ही ग्रिड में जो नंबर नहीं है वो दूसरे की ग्रिड में होने चाहिए, तब उनका मैच परफेक्ट होता है। अगर एक ही ग्रिड में संतान का योग नहीं है अच्छा, लेकिन दूसरे की में है, तो डेफिनेटली संतान होगी उनकी। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। वैसे प्रिडिक्शंस दोनों की थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष नहीं सीखते, न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं। ठीक है ना,
तो मैंने तो खैर सभी कुछ सीखा हुआ है, वो अलग एक पॉइंट हो गया, इसलिए मेरे को बहुत आसानी भी हो जाती है सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने में। जैसे मैं टैरो रीडिंग जब करती हूँ ना, तो टैरो में हाँ, मैं न्यूमरोलॉजी कनेक्शन भी देखती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी देखती हूँ। मैं तो दोनों तीनों चीजें मिला करके तब प्रिडिक्शन करती हूँ। इस तरह से रहता है, ठीक है ना। ओके। आगे बढ़े। अब बात करते हैं राहु की। राहु का तत्व क्या है? राहु का तत्व है वायु तत्व। इससे पहले वायु तत्व किसका था, किसका पढ़ के आए हैं अभी हम? सैटर्न। सैटर्न, राइट। लिंग, लिंग क्या है इसका? नपुंसक है। राहु को भी नपुंसक माना जाता है। ये कहा जाता है कि राहु के और केतु के बारे में एक कहावत है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। शनिवत राहु मतलब राहु का जो स्वभाव होता है वो शनि के जैसा होता है, और केतु का जो स्वभाव होता है वो कुज के जैसा होता है। कुज मतलब मंगल, ठीक है। तो शनि के जैसे क्या है, ये भी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब आप गुण मिलाते चलिएगा तो आपको काफी हद तक सेम मिलेंगे। लिंग क्या है? नपुंसक लिंग है। इनकी अपनी राशि, वैसे बहुत सारे लोग जो है इनकी राशि को लेकर के मतलब मतांतर है लोगों के अंदर, कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इनकी अपनी राशि वृष और मिथुन है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि राहु की राशि मिथुन होती है, और केतु की जो है होती है वो क्या नाम है, वृश्चिक होती है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आता है लोगों की सोच में। उच्च राशि किसको मानते हैं? उच्च राशि इसको मानते हैं वृष को, ठीक है। वृष में ये उच्च के होते हैं। नीच राशि कहाँ, नीच कहाँ पर होते हैं? नीच ये वृश्चिक में होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर राहु उच्च के होंगे वहां पर केतु नीच के होंगे, और जहां पर केतु उच्च के होंगे वहां पर राहु नीच के होंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोनों एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। कारक, किस चीज के कारक माने जाते हैं? भौतिक इच्छाओं के कारक माने जाते हैं। हमारी भौतिक इच्छाएं कौन सी है? हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, मेरा विवाह हो जाए, मुझे मेरा बड़ा सा घर हो, बहुत बड़ा बंगला हो, 3-4 फ्लैट हो, ठीक है। मेरे पुत्र संतान हो ज्यादा, ये अब पुत्र हो गए तो एक पुत्री भी हो जाए, ठीक है ना। इंसान क्या करता है? इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, और ये भौतिक इच्छाएं भी हैं। भौतिक में भौतिकतावादी चीजें आ जाती हैं, लग्जूरियस चीजें आती हैं, ठीक है। छल, छल के ये कारक माने जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो राहु प्रभावित होते हैं वो छली किस्म के लोग होते हैं। आपके साथ आपको अपना बनाएंगे, आपके साथ रहेंगे, और आपके साथ कब छल जाएंगे, कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि राहु को एक छली प्लेनेट माना जाता है। जब राहु की हम बात करते हैं तो जो कहानी आती है राहु और केतु के विषय में, ये कहा जाता है कि स्वर भानु नाम का राक्षस था। जिस समय अमृत मंथन हुआ उस समय पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर करके, और जो अमृत कलश निकला उसको देवताओं और देवताओं दानवों में बराबर बांटने का निर्णय लिया, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, युद्ध चल रहा था। और देवता ये कह रहे थे कि हम ज्यादा प्रबल है, हम ज्यादा स्ट्रांग है, तो पहले हम पिएंगे। और जो राक्षस थे वो ये कह रहे थे कि पहले हमको मिलना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये कहते हैं कि पहले जब मोहिनी रूप में आए भगवान विष्णु, तो उन्होंने ये कहा कि हम देवताओं से शुरू करते हैं, क्योंकि देवता संख्या में कम है। तो उन्होंने देवताओं से जब पिलाना शुरू किया, तो राहु स्वर भानु के दिमाग में ये आया कि हमारे तक आते आते तो अमृत जो है खत्म हो जाएगा। तो हम क्या है, अब मैं वो अपना भेष बदल करके जा करके देवताओं की लाइन में बैठ गए। और जब भगवान विष्णु पिला रहे थे मोहिनी रूप धारण करके अमृत, तो उन्होंने अमृत पी लिया। ये कहते हैं कि अमृत जब उनके अंदर गया, तो उसके बाद जो है चंद्रमा और सूर्य ने जाकर के भगवान विष्णु से उनकी शिकायत लगा दी, है ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने उसका गला काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से, तो उसके दो हिस्से हो गए, क्योंकि वो मरे इसलिए नहीं, क्योंकि अमृत पी चुके थे, ठीक है ना।
तो दो हिस्सों में हो गया, एक सर का हिस्सा हो गया और एक धड़ का हिस्सा हो गया। जो सर का हिस्सा हुआ वो राहु कहलाया और जो धड़ का हिस्सा हुआ वो क्या कहलाया, केतु कहलाया। कहते हैं कि उस समय इन्होंने दुखी होकर के भगवान जो भोलेनाथ है, महादेव है, उनका नाम पुकारा राहु केतु ने। तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु जो महादेव है वो प्रकट हुए और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया उन्हें, तो इस बात का, क्योंकि वो सभी की जो भी प्रार्थना करते थे सबसे इजीली उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। उन्होंने राहु और केतु दोनों को ये आशीर्वाद दिया कि अब से तुम सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाओगे। और तब से ये कहा जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के मतलब सूर्य के बीच और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, और ये हुआ इसका कहानी वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से मैं चलूंगी तो ये कहते हैं कि जब चंद्रमा और राहु या केतु के जो अंश होते हैं वो एक राशि, एक अंश, एक कला, एक विकला के बराबर होते हैं, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लेकर के चलते हैं। तो चूंकि वहां पर छल से स्वरभानु ने अमृत पिया था, इसलिए इसको छली भी कहा गया। ठीक है ना, तभी से इसका छल भी नाम पड़ गया कि भाई ये जो है ये छल का माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव। भ्रम की स्थिति पैदा करता है लोगों के अंदर, लगेगा कि सब कुछ है, सब कुछ है, मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन एंड में पता चला कि जीरो रिजल्ट है उसका। तो वो एक्चुअली में भ्रम में जी रहा था इतने टाइम से। मजबूत राहु क्या करता है, मजबूत राहु विदेशी भूमि पर निवास देता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा बहुत करते हैं, विदेशी भूमि पर जाते हैं, वहां निवास भी करते हैं, परमानेंट वहां के रेजिडेंट भी होते हैं। राहु जो होता है वो दिमाग भी बहुत तेज देता है, कहते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है। ऐसे लोगों की मतलब जो दृष्टि होती है वो भी बहुत तेज होती है, ये कहा जाता है राहु के बारे में, क्योंकि सिर का हिस्सा है और असामान्य सफलता देता है। यानी कि रातों रात जो लोग एकदम से लाइमलाइट में आ जाते हैं वो क्या होते हैं, राहु प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि ये व्यक्ति को 1 मिनट में अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ला देता है। रातों रात एकदम से जो है फेमस हो गए और कुछ दिन बाद अचानक से गायब हो गए। तो ये क्या हुआ, छल भी हो गया, भ्रम भी हो गया और उसने असामान्य सफलता भी दे दी। ठीक है, अब समझ में आया कनेक्शन, यस मैम। है ना। हाँ, जैसे अभी देखो ना महाकुंभ में कुछ लड़के लड़कियां इस तरीके से अचानक से लाइमलाइट में आ गए, लेकिन देखना वो जिस तरीके से लाइमलाइट में आए वो वैसे ही उसी तरीके से गायब भी हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस तरीके से कुछ लोग आए भी थे। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये राहु करता है। राहु में और शनि में ये अंतर होता है कि राहु क्या करता है, वो सडन चीजें देता है, सडन धन दे देगा आपको, सडन सफलता दे देगा, सब कुछ एकदम से अचानक से देगा। लेकिन शनि जो करता है वो स्टेबिलिटी के साथ करता है, वो स्थायित्व के साथ करता है। कि अगर आप मतलब आप लाइमलाइट में आ गए, आपका चैनल वायरल हो गया, तो फिर आप वायरल रहोगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि आज आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए और कल को आप एकदम से डाउन हो जाओगे, इस तरीके का नहीं, वो स्थायित्व देता है। आप समझ में आया दोनों के अंदर अंतर, है ना। यस मैम। ठीक है। हाँ। कमजोर राहु क्या करता है, कमजोर राहु ऊपर भी हमने पढ़ा भ्रम देता है और लोगों को धोखा भी देता है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये बुद्धि बहुत ज्यादा चलाता है, केवल बुद्धि का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, बुद्धि मतलब हेड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए व्यक्तियों को धोखा भी देता है। जो राहु प्रभावित व्यक्ति, मेरा राहु तो बाहुबली है शिवानी जी। अच्छा, हाँ कितने अंश का है आपका, शायद 27 ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा वो तो। 27 तो कमजोर हो गया ना। देखना पड़ेगा मुझे, मुझे एग्जैक्ट उसकी डिग्री याद नहीं है, बट मेरा एक गुरुजी ने देखा था ना, पालीवाल गुरुजी ने, अच्छा, तो उन्होंने कहा था आपका राहु बाहुबली है। तो अच्छा, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या उस पर, शुभ ग्रह की दृष्टि तो याद नहीं है मुझे। नहीं याद है ना, एक दिन आपकी कुंडली डिस्कस करते हैं। हम्म। कुछ कुछ इस तरीके का रहा होगा तभी बाहुबली बोला गया, नहीं तो कहते हैं कि राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते। कुछ और किताबों में भी मैंने फल दीपिका वगैरह में सपोर्ट राहु पढ़ा। करता है। हाँ जी,
हमें हमेशा सपोर्ट राहु ही करता है। आपके लग्न भाव में बैठा है ना कपिल जी? हाँ हाँ, लग्न में ही बैठा है। कुछ और भी ग्रह है क्या उसके साथ में? नहीं, सिंह लग्न की कुंडली है, राहु बैठा है। सिंह लग्न की सूर्य के घर में आकर के बैठ गया ना राहु। तो हाँ, सूर्य आपको दूसरे भाव में सपोर्ट है। कैसे किया उसने? क्योंकि उसके घर में भी बैठ गया ना, तो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित तो किया ना उसने, लग्न को प्रभावित तो किया। मुझे हमेशा सहयोग राहु ही देता है। ठीक है, मुझे आगे ऐसा लगता कुंडली डिस्कस करते हैं एक दिन, फिर देखते हैं कि हो सकता है किसी शुक्र ग्रह की दृष्टि आ रही हो। ये भी हो है। जाता है जी ना, जी, गुरु की या शुक्र की या चंद्रमा की। हो सकता जी, चलिए तत्व अब हम बात करते हैं केतु की। पहले ये बता दीजिए, यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? हाँ मैम, बताइए। ये जो आप जो दृष्टि किसी बोलते का हो ना, माइक अनम्यूट है, एक बार प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। दीपिका जी प्रश्न कर रही है, बताइए बताइए दीपिका जी। ये जो आप दृष्टि कह रहे हो ना, तो दृष्टि यानी देखना। जिस हाउस अ, यानी जिस हाउस में राहु बैठा है और उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ रहता है, उसकी भी दृष्टि मानी जाती है? या जैसे आपने बताया था कि हाँ, ये जितने भी नवग्रह है उनके दृष्टि के हिसाब से बोल रहे हो, या जिस घर में बैठा है और वो जो नंबर लिखा जाता है राशि का, हम्म, के हिसाब से है? ये कैसे, मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, एक्चुअली होती दोनों की दृष्टि है, लेकिन हम ज्यादातर हर जगह ही अ, ग्रहों की दृष्टि को कंसिडर करते हैं। अच्छा, ग्रहों की दृष्टि यानी जो राशि बैठी है उसके ऊपर, उसका उतना प्रभाव नहीं होता है। उसका उतना प्रभाव होता है, उसका प्रभाव उसको पता है आपको। आप इसको कब समझ पाएंगी? अभी ना मैं थोड़े दिन में जब मैं ग्रह भी समझा दूंगी ना आपको, पूरा हाँ, हमारा जैसे राशियों का हो गया, हमारा टर्न कंप्लीट है ना, तो ऐसे जब मैं ग्रह समझा दूंगी ना, उसके बाद मैं आपको एक तो कुंडली बनाऊंगी, उसमें जब ग्रह बिठाऊंगी राशि के अंदर, तब आप बेटर समझ पाएंगी इस बात को। ओके, ठीक है। हाँ, तो उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना? हाँ, हाँ, अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? अभी हम केतु पे बात कर रहे हैं। केतु की क्या तत्व है? केतु का तत्व है अग्नि तत्व। मैंने बोला था केतु किसके जैसा बिहेव करता है? केतु करता है किसके जैसा, बताइए अभिषेक जी, मंगल। जी मैम। बताइए किसके जैसा बिहेव करता है? किसके जैसा होता है केतु? क्या मैम? केतु केतु किसके जैसा बिहेव करता है? केतु केतु तो पापी ग्रह है मैम। पापी ग्रह है केतु, मंगल की तरह बिहेव जी। करता है। मंगल के जैसा। हाँ, क्रूर होता है। हाँ, ठीक है ना? चलिए, इसका तत्व होता है अग्नि तत्व। लिंग कौन सा है? केतु का भी नपुंसक लिंग माना गया है। स्वराशि क्या है? स्वराशि इसकी मानी जाती है वृश्चिक और धनु। ज्यादातर लोग धनु को मानते हैं। उच्च राशि, उच्च किस में होते हैं? वृश्चिक राशि में होते हैं। नीच राशि वृष में होते हैं, ठीक है? कारक क्या किस चीज के हैं? आप देखिए, अब आप थोड़ा सा अलग दुनिया में जाएंगे। अभी तक हमने किन चीजों पे बात करी? अभी तक हमने बात करी लाइफ पर, कर्मा पर, है ना, इच्छाओं पर, भोग विलास पर, जीवन पर, हर चीज पर बात करी। अब मृत्यु के बारे में कौन बात कर रहा है? मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कौन बात कर रहा है? सबसे अंतिम प्लेनेट यानी कि केतु। अब हम चर्चा करते हुए मोक्ष पर आ गए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लग्न से व्यक्ति का जन्म शुरू जी हुआ, मैम। और सारे के सारे ग्रहों का चक्र समाप्त करने के बाद व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पर पहुंचा। तो मोक्ष पर कौन पहुंचा रहा है? मोक्ष पर पहुंचा रहा है केतु। केतु, ठीक है ना? अच्छा, मोक्ष कौन देता है? मोक्ष देने वाला जो ग्रह माना गया है वो केतु का माना गया है। वैराग्य कौन देता है जीवन में? वैराग्य देता है शनि। शनि। शनि के साथ में चंद्रमा। अगर शनि और चंद्रमा एक साथ हो तो भी वैराग्य आता है। शनि और केतु एक साथ हो तब भी वैराग्य होता है। कहते हैं कि सप्तम भाव में व्यक्ति के शनि और केतु बिल्कुल साथ नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन की तरफ से वैरागी हो जाता है, उसका मन ही नहीं लगेगा।
ठीक है। तो केतु जो होता है वो वैराग्यता की तरफ लेकर के जाता है, इसको भी आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। ये कहते हैं कि गुरु के बाद अगर कोई हमें आध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है तो वो केतु है। और केतु व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बनाता है, रहस्यमयी प्लैनेट है, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। इसको डार्क प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर हम लॉजिकली बात करें, साइंस के हिसाब से लेकर के चले तो इसको डार्क प्लैनेट कहा जाता है, इसको रहस्यों का स्वामी कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि केतु जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से संबंधित चीजें इंसान को कभी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, तभी वो चीजें उसके जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। केतु अगर किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम भाव ऑलरेडी गुप्त विद्याओं का भाव है, और केतु क्या हो गया, रहस्यमय प्लैनेट हो गया। तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑकल्ट साइंस में ऐसी तंत्र मंत्र की साधनाएं करेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके घर में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। समझ गए आप लोग? समझ गए मेरी बात? सबसे ज्यादा रहस्यमय जो प्लैनेट माना गया है वो केतु माना जाता है। केतु क्या है, केतु इंट्यूशन पावर व्यक्ति की बहुत तेज कर देता है, क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं होती। केतु किसी को भी कैसे महसूस करता है, अपने मन की आंखों से। इसीलिए जिस व्यक्ति को केतु बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली में, वो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। कोई भी घटना उनके जीवन में घटने वाली होती है उसका पूर्वाभास उनको हो जाता है। राहु और केतु, शिवानी जी, राहु और केतु कितनी डिग्री पर मजबूत और कमजोर होते हैं? सभी ग्रहों की एक ही स्थिति रहती है, जो है 12 अंश से लेकर के और 18 अंश के बीच में सभी ग्रह जो है वो युवा माने जाते हैं। तो अपने ठीक है, ज्यादातर जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो उस समय पर देते हैं, लेकिन ठीक है, उससे 6 अंश ऊपर और 6 अंश बाद तक भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे कि 6 से लेकर के और 22 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट जो होता है वो बलि माना जाता है। अच्छा जी। ठीक। मजबूत केतु, मजबूत केतु क्या करता है, अगर किसी की कुंडली में केतु बहुत मजबूत है तो ऐसा क्या करता है, आध्यात्मिकता देता है। आध्यात्मिकता और इससे पहले कौन सा ग्रह देता था बताइए, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, कौन देता है बताइए फटाफट। जुपिटर। जुपिटर, राइट। अभिषेक जी कुछ नहीं बोल रहे आज। गुरु मैम। अंकिता जी कहाँ है, अंकिता जी? अंकिता जी। हाँ जी मैम। ये लोग सही बोल रहे हैं क्या? जी मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। और क्या देता है केतु, मजबूत होगा कुंडली में तो व्यक्ति को शोध देता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च करता है, किसी भी चीज करेगा, रिसर्च करेगा। चीज जो एक बार उनके सामने चीज आ जाती है उसके पीछे पड़ जाएंगे जब तक उसके बारे में खोजबीन नहीं कर लेते, उसके रहस्यों को जान नहीं लेते, जिनकी कुंडली में मजबूत होता है केतु। लेकिन अगर केतु कमजोर है तब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति मानसिक भ्रम में रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है, भ्रमित रहते हैं कि अभी ये वाला रास्ता सही है, यहाँ पर आगे बढ़ूं या वहां पर आगे बढ़ूं। अभी खाना बना लिया, जो है भूल जाएंगे कि नमक डाला है कि नहीं डाला है सब्जी में, इस तरीके की स्थिति में रहते हैं। अपूर्णता देता है, अपूर्णता मतलब आपको कोई भी चीज पूरी तरीके से नहीं मिलेगी, सब कुछ आपके पास होगा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमजोर कमजोर रह जाएगा आपकी। अगर को ऐसे लेकर के चलते हैं, अगर आपके जीवन में आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत आपको सहयोग देने वाली है, प्रेम करने वाली है, तो कहीं ना कहीं या तो वो अंगहीन होंगी, वो शरीर से पूर्ण नहीं होंगी, ये कहा जाता है, इसको कहते हैं अपूर्णता। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? तभी मौन हो गए। जी मैम कुछ ज्यादा ही समझते हैं ना एक्चुअली में, ये लोग समझ समझ के ना बहुत ज्यादा ही समझदार हो गए। नहीं इतना समझदार नहीं है लेकिन थोड़ा आ रहा है। दीपिका जी। हाँ जी मैम।
कोई क्वेश्चन नहीं आया आपकी तरफ से? नहीं नहीं। सब आ गया? हाँ। ठीक है, चलिए आज का अभी मुझे ये बता दीजिए, जब भी मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगी उससे पहले मुझे ये बता दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड मेरे को बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे शुरू करूँ। पूछना है तो बोलिए, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पर अटके, क्या चीज रिवाइज करनी है, बोलिए फटाफट। प्रांशी जी, अंकिता जी, दीपिका जी, अभिषेक जी। वेरी गुड, टॉप करेंगे ये बच्चे, देखना पूरे सुपर टॉप करेंगे, सुपर टॉप। सब आ गया इनको, बहुत होशियार बच्चे हैं बस। हेलो हेलो, मैम, अगर आगे की क्लास में 1-2 दिन अटेंड ना कर पाऊँ तो? कब नहीं अटेंड क्योंकि कर पाएंगे आप बताइए मुझे। कल से तो मैं यज्ञ में हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छा, कल से आप यज्ञ में, आपके यज्ञ का समय मतलब आप रात में 8:30-9 बजे तक फ्री नहीं हो पाएंगे? कथा करना है। रिकॉर्डिंग देख लेंगे आप? क्या? रिकॉर्डिंग देख पाएंगे आप? रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ग्रुप में, आप रिकॉर्डिंग देख करके अपने नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, उससे आपका रिवीजन हो ओके जाएगा। मैम, ठीक है मैम। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को आज बेसिकली लग्न बनाना सिखाऊंगी, ठीक है ना, कि हम लग्न कैसे बनाते हैं। ये एक कुंडली है, इस कुंडली में यहाँ पर ये राशि है, यहाँ पर कौन सी आएगी, इधर आएगी या इधर आएगी बताइए। एक के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर 3 4 3 4 5, 5 ये 7वां, ये 8वां, 9वां, 10 11 12। सभी को क्लियर है, दिख रहा है? एक बार मुझे कंफर्म करिए। हाँ। जी मैम। ऑलराइट, अब देखिए, इस कुंडली को हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली। अब ये काल पुरुष कौन है? काल पुरुष जो है वो बेसिकली वो है जो काल को नियंत्रित करते हैं, समय को नियंत्रित करते हैं। जनरली भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, ठीक है। कहते हैं कि काल पुरुष के द्वारा ही सब चीजों का निर्माण हुआ है और सभी एक दिन उन्हीं में समा जाएंगे, ठीक है। जितना भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले हमारे ग्रह, फिर हमारी राशियां, नक्षत्र, पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन है, उसके अंदर हम लोग छोटे छोटे, है ना। तो हम सब एक दिन काल की गर्त में समा जाएंगे और फिर वापस से ये सृष्टि रिक्रिएट होगी और फिर वापस से सब कुछ बनेगा, ठीक है। अब काल पुरुष की कुंडली क्या कहती है? सबसे पहली जो कुंडली बनी वो काल पुरुष की बनी। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 1 नंबर राशि है वो फर्स्ट हाउस में रहती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रथम भाव। मैंने आप लोगों को सिखाया भी था ना, फर्स्ट हाउस किसको कहते हैं? याद है कि भूल गए? जी मैम, याद है। ठीक है, लग्न भाव को। यस, इसको हम लग्न भाव भी कहते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा लग्न भाव और ये फर्स्ट हाउस भी है। ये यहाँ पर 1 नंबर राशि जब दिखे आपको, तो ये एक राशि कौन सी राशि है? मेष मेष। राशि है। तो हमारा मेष। लग्न कौन सी राशि का हो गया? मेष मेष लगन राशि की का। तो क्या हम क्या कहेंगे कि हमारी राशि मेष लग्न की है, जी। ठीक है। वहां पर हम राशि का नाम मतलब राशि शब्द हटा देंगे और हम ये कहेंगे कि हमारी जो कुंडली है वो कौन से लग्न की है? वो मेष लग्न की है, ठीक है। समझ में आ गया? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? एक मिनट,
ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? बोलिए। हाँ ठीक है, yes. हमारी जो कुंडली है वो किस लग्न की है? वो मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर यहीं पर मैं लिख दूं ये नंबर, कौन सा लग्न हो गया? ये तुला। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? वृश्चिक। कहां पर जाएगा वो? वृश्चिक राशि कहां पर बैठेगी? दूसरी भाव में। दूसरे भाव में। वेरी गुड। फिर फिर वृश्चिक के बाद धनु। धनु। नौ। फिर 10, 11, 12। अब 12 के बाद 13 एक लिख दो दो क्या यहाँ? नहीं, 1 2 3 4। राइट। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर किस लग्न की कुंडली हो गई है? ये तुला लग्न। तुला लग्न की। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी कहाँ गए? अंकिता जी जी, मैम। जी मैम अभिषेक जी, बोलिए। क्या दीपिका जी सही कह रहे हैं क्या? ये तुला लग्न की क्या कुंडली मैम? हो गई? जी बिल्कुल। कौन ये जो कुंडली है ये किस लग्न की है? मैम जो राशि बैठा होगा उस राशि की होगी कुंडली, हाँ तो बताइए ना उस कौन सी लग्न की। राशि बैठी है? तुला राशि। तुला राशि की। ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे तुला लग्न की कुंडली हो गई है। राशि शब्द वहां से हटा देंगे। ठीक है। अरे बाप रे, सब हट गया। समझ गए आप? सब लोग समझ गए? सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लग्न देखने वाला। अगर अब से ये आपके सामने मैं कोई कुंडली खोलूंगी तो क्या आप लोग देख करके मुझे ये बता देंगे कि किस लग्न की कुंडली है? हाँ जी। ओके, अभी एक टेस्ट और लेती हूँ आप लोग का। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लग्न करते हैं चेंज। और अच्छा, वो भी हट गया क्या? अरे बाप रे, सब हट गया। ये अब हम यहाँ पर अब कौन सा लग्न हो गया? वृषभ लग्न। दीपिका जी सही कह रही हैं अंकिता जी? यस मैम, 2 नंबर है ना। ऑल राइट। अब यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए। चल,
अब बताइए कौन सा लग्न हो गया? कुंभ लग्न हुआ। कुंभ लग्न हो गया। अब आप लोगों को सबको क्लियर है मैं जो बताना चाह रही हूँ, जो समझाना चाह रही हूँ कि कुंडली में अब आपके सामने कोई भी कुंडली आ जाए तो उसको देख करके आप ये कैसे पता लगाएंगे कि किस लग्न की कुंडली है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? यस। लग्न हमेशा फर्स्ट हाउस ही होता है, ये डिसाइडेड है। ठीक है ना, लग्न फर्स्ट हाउस को कहते हैं। और भी बहुत सारी इसकी संज्ञाएं हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी धीरे धीरे। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से लेकर के चलेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, राइट? आज आप लोगों ने कुंडली को बिल्कुल बेसिक तरीके से देखना सीख लिया है, क्योंकि सबसे पहले लग्न देखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? हाँ जी। अब ये बताइए, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? मैम शायद ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी है बट फिर भी पूछती हूँ मैं। जैसे समझिए कि अगर यहाँ पे पहले भाव में लिखा हुआ 3, ओके, तो वो हो गई 3 नंबर की राशि, राइट? तो यानी जो भी इंसान रहेंगे उसमें क्वालिटीज बुध की रहेगी, ये क्या डिफाइन करता है? हाँ, मैं बताती हूँ। देखो, थोड़ा सा है तो अभी जल्दी, काफी जल्दी है इनफैक्ट, क्योंकि अभी बेसिक के मिड पे भी आप लोग नहीं पहुंचे। यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है, ये हमारा लग्न है। अब देखो, इसमें भी 2 सिचुएशन बनेंगी। एक तो बुध आपका जो इसका लॉर्ड है ना, इस राशि का जो लॉर्ड है वो यहीं पर बैठा हुआ है। ठीक, एक सिचुएशन ये हो गई। तो इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो डिफर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाउस जो है वो रूल हो गया है इस राशि से और इसके स्वामी से, इसके लॉर्ड से। लेकिन इन केस ये बुध अगर यहाँ नहीं है, ठीक है, इसको नहीं समझना, ठीक, और कहीं और बैठा है, यहाँ 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 कहीं और जाकर के बैठ गया, क्योंकि जहां सूर्य होगा उसके आसपास बैठेगा, तब क्या होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव तो रहेगा, मैक्सिमम प्रभाव रहेगा 70%, लेकिन 30% जो आएगा वो वहां का भी आएगा जहां वो बैठा होगा। ओके। ठीक है, बुध जहां पर बैठा होगा। देखो, ये वाला जो हाउस है इसको लग्न कहते हैं। लग्न यानी कि हमारा शरीर, मैं स्वयं, मैं क्या हूं, मुझे अगर देखना है मेरा बचपन कैसा बीता, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, जो लग्न होता है, एक्चुअली वो इन सब का थोड़ा 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 सब कुछ है यहाँ पर। दिस इज द होल सोल। अगर आपका लग्न मजबूत है और बाकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो भी आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आपका शरीर ही अगर खराब है, अगर शरीर ही मजबूत नहीं है, तो आपको जीवन में कुछ भी मिल जाए वो आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर शरीर मजबूत है, आप शरीर से मजबूत हैं, तो आपको सब कुछ अचीव कर लेंगे आप, अपनी मेहनत से, अपने कर्मा से, अपने भाग्य से, है ना, ये सब सब हाउस आपको सपोर्ट करेंगे फिर। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति की जो बनावट होती है, उसकी शारीरिक बनावट और उसका जो चाल चलन होता है, उसका व्यवहार होता है, वो सब हम किससे देखते हैं? वो सब हम इस हाउस से देखते हैं। तो जैसे मैं बताती हूँ अपना एग्जाम्पल के लिए, मैं बताती हूँ। मेरा तुला लग्न है, ठीक है, और मेरा तुला राशि का स्वामी कौन होता है बताइए? शुक्र। शुक्र। मेरा शुक्र भी लग्न में बैठा हुआ है। जैसे अभी कपिल देव जी ने बताया कि उनका जो लग्न में बैठा हुआ है कौन? राहु। ऐसे मेरा शुक्र लग्न में बैठ गया। तो मुझे बताइए कि ये लग्न मजबूत हुआ या कमजोर हो गया? और अंश भी अच्छी है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को के सामने अंश भी बताया, तो उससे आपको समझ में आएगा, तो मेरा अंश भी अच्छा है। अब बताइए। ये तो मजबूत है मैम, पेश अच्छा और स्ट्रॉन्ग है ना? सॉरी, ये तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ। अभिषेक जी बताइए।
अंकिता जी, अंकिता जी, मैम अपने स्वराष्ट्र में है तो इसकी वजह से तो मैं स्ट्रांग बता सकती थी, बट थोड़ा डिग्री इनका कम है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। कि आपके हिसाब से मजबूत होने के लिए लगभग कितना डिग्री चाहिए होगा इनको? कितना डिग्री पे मजबूत होने चाहिए? 13 से 18 डिग्री शायद 100% का फल देता है। तो 13 से 18 डिग्री, और मैंने कितना लिखा है? 16 मतलब स्ट्रांग है मैम। हाँ, एक बात बताइए ना, स्ट्रांग है कि कम स्ट्रांग है? बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग सीख रहे हैं, अगर आप लोग बात नहीं करेंगे, डाउट्स नहीं पूछेंगे तो फिर नहीं मजा आएगा, बताइए। कम स्ट्रांग है मैम। कम स्ट्रांग है, ओके। देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली ये पूर्ण बली है। ये पूर्ण बली है क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि 12 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में कोई भी जो प्लैनेट होता है वो युवा माना जाता है, यानी कि अपने पीक पर रिजल्ट देता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये जो शुक्र है ये जी 16 डिग्री का है, तो ये बेस्ट है। अगर ये 20 डिग्री का होता तो इससे थोड़ा सा कमजोर होता, इससे। या अगर ये 10 डिग्री का होता तो इससे कमजोर होता, बट दिस इज द बेस्ट रेशियो। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अभी मैं कुछ दिनों में जब आप लोगों को अंश के हिसाब से समझाऊंगी कौन सा प्लेनेट कितने अंश पर जाकर के स्ट्रांग होता है, तब आप लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अभी बेसिक के लिए ये आपको आज बताया है, मैम ठीक है? एक क्लैरिफिकेशन है, यानी 12 से 18 डिग्री तक स्ट्रांग है और 6 से जो 22 है वो मीडियम है क्या? 6 से, और देखो मैं अभी इसका जो आंसर है वो मैं अभी आपको दे दूं तो आप उतना बेटर नहीं समझ पाएंगे, फिर भी एक मोटा मोटा बताती हूँ, चलिए। मैं एक मिनट पेज खोल लेती हूँ वापस। इसमें सम और विषम राशि का रहता है, ठीक है? सम और विषम का मैं आपको आराम से समझाऊंगी जब मैं इसका ये वाला चैप्टर कराऊंगी। अभी आज की डेट में ऐसे समझ लेते हैं कि कोई भी जो एक भाव होता है, जैसे कुंडली के अंदर ये एक कुंडली है, डायग्राम पे मत जाइएगा, है ना, जज नहीं करना। ये जो भाव है, कोई भी भाव, कोई भी, ये सब 30 डिग्री के होते हैं, क्योंकि ये जो कंप्लीट है दिस इज 360 डिग्री, ठीक है? 360 डिग्री है। ये यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री, ये यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री, कितना हो गया पूरा? और इसको 360 को जब हम 12 राशियों से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है, ठीक है? 30 आता है, तो यानी कि एक राशि को, एक राशि इक्वल्स टू 30 अंश। एक राशि कितने अंश के बराबर होती है? 30 अंश के बराबर होती है, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी। ठीक है। अब बताती हूँ। अब देखो, अब ये जो राशि है, जो 30 अंश की राशि है, उसके हम डिवीजन करते हैं कैसे? 0 से लेकर के 6 करते हैं पहले। दिस इज कॉल्ड बाल्यावस्था। इसमें सम और विषम का भी खेल होता है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। बाल्यावस्था यानी कि कोई भी प्लेनेट अभी जस्ट इस हाउस के अंदर नया नया आया है, वो अभी अपने बचपन की एज में है। फिर आ जाता है 7 से लेकर के एंड 12 डिग्री।
यानी कि कौन सी होती है बाल्यावस्था के बाद, कौन सी स्थिति आती है बताइए? क्या बोलते हैं उसको? युवावस्था। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आता है हमारा 13 से लेकर के एंड 18 डिग्री। दिस इज कॉल्ड युवावस्था। युवावस्था मतलब एकदम पीक लेवल, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन। अब 19 से लेकर के एंड देन 24 डिग्री तक सबको 6 में बांटा। देखिए 6 6 6 6 24 डिग्री। 24 डिग्री में आ जाएगा, कौन सी आती है बताइए? युवावस्था के बाद कौन सी, जब हम ढलान पे होते हैं, कौन सी एज आती है? वामप्रस्थ आश्रम आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में तो नहीं पता। इंग्लिश में बता दीजिए। अब मिडिल एज होगा ना शायद। यस, ये उसकी मिडिल एज है। मिडिल एज का मतलब है कि शिल्पी जी कहाँ गई? हाँ ये रही। बताइए 19 से हाँ 24 का। 19 से 24 का हुआ वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। और इसके बाद आ जाएगी मृतावस्था। मृत अवस्था का मतलब है कि 25 से 30 के बीच में ये प्लैनेट मृत हो गया। मृत अवस्था यानी कि डेड, इक्वल्स टू डेड। अब ये यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि ये बचपन, इसका बचपना है। यहाँ पर ये, अब इसको बांटते हैं। यहाँ पर कितने देता है? 20, यहाँ पर देता है कितना परसेंट रिजल्ट देता है शिल्पी जी? 0 से 6 में? हाँ जी। किसमें? बाल्यावस्था में? हाँ बाल्यावस्था में 25% रिजल्ट देगा। यौवनावस्था में 50% देता है। युवावस्था में अपने 100% रिजल्ट देता है। एंड देन वापस से इसका डाउनफॉल शुरू होता है। ये इसमें भी 50 देता है। और मृतावस्था में ये लगभग फिर भी जाते हुए भी 25% रिजल्ट दे देता है। आप समझ में आया? दीपिका जी हाँ मैम। क्लियर है पॉइंट? हाँ अब समझा। ठीक है ना? मतलब जाते हुए भी, क्योंकि जाते हुए 25% रिजल्ट क्यों देता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये लॉजिक मैं आपको बताऊंगी जिस समय ये वाला चैप्टर कराऊंगी ना, तब हम इन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे कि बाल्यावस्था में भी 25% क्यों देता है और मृत अवस्था में भी जाते हुए भी प्लेनेट 25% रिजल्ट क्यों दे देता है जबकि वो बलहीन होता है। उसके पीछे उसका अमात्य कारक है ना, वो अमात्य कारक ग्रह होता है, वो होता है, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है? ठीक। हाँ जी। अब क्लास क्लोज करें आज की। बोलिए। हाँ जी। बच्चों का बहुत मन लग रहा है पढ़ाई में ना, घर जाने का मन नहीं करता। सब सोचते हैं स्कूल में ही रहे। इतनी अच्छी टीचर मिल रखी है ना। अरे अरे अरे, मैडम। थैंक यू जी। चलिए ठीक है, राधे राधे। कल मिलते राधे हैं, कल राधे कल आइएगा सब लोग टाइम से, है ना? की। ओके बाय।